नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल की एक सांसद, जिस सांसद से वैसे भी मोदी जी पहले से ही व्यथित रहते हैं, उस सांसद का हंसना भी मोदी जी को पसंद नहीं होता। वो सांसद आज संसद पहुंची तो एक चश्मा पहनकर, उस चश्मे में ऐसा कुछ देखने को मिला जो अंधभक्तों को हजम नहीं हुआ। भाजपाई बिलबिलाने लगे और अंधभक्त भाग खड़े हुए। सोशल मीडिया पर भी अंधभक्तों की हिम्मत नहीं हो रही है कि उस चश्मे से टक्कर ले ले। उस चश्मे से कोई अल्ट्रावायलेट रेज या ऐसा कुछ नहीं, कोई हानिकारक किरण नहीं निकलती है, लेकिन उस चश्मे पे जो लेंस पे लगा हुआ है ना, वो अपने आप में खतरनाक है। इस देश में आज की तारीख में हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे को वो बीमारी कभी ना हो। ये बीमारी बुढ़ापे में होती है और उस जनरेशन को इस बीमारी ने भयंकर चपेट में ले रखा है, बहुत भयंकर चपेट में ले रखा है उस एज कैटेगरी के लोगों को। लेकिन खतरा अब बच्चों पर भी है। ये बीमारी उम्र नहीं देखती है, किसी भी उम्र में चपेट में ले सकती है। जिस उम्र में आपको चपेट में लेगी, वो आंख से सीधे दिमाग पर जाएगी और आपका दिमाग की सारी बत्तियां आपकी फ्यूज कर देगी। तमाम बच्चे जो लाठी लेके, डंडा लेके, इतने इतने बड़े त्रिशूल और वो लेकर के, तलवार लेकर के वो आजकल निकल रहे हैं ना, उन बच्चों कम उम्र में इस बीमारी ने अपना शिकार बनाया है। इस बीमारी का नाम है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद तो आपने सुना होगा। ये आज से नहीं, मतलब बहुत युग हो गया, युग युगांतर से बुढ़ापे में हो जाता है मोतियाबिंद, रोशनी धुंधली पड़ने लगती है। लेकिन ये मोतियाबिंद, ये रोशनी धुंधली नहीं इसमें पड़ती है, रोशनी खत्म हो जाती है, खत्म, बिल्कुल खत्म। इसीलिए इस बीमारी से इतनी सावधानी बरतने की जरूरत है और इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैल जाए, इससे अंधभक्त डरते हैं। जैसे ही देखा कि इस बीमारी के खिलाफ जागरूकता का अभियान राहुल की सांसद ने शुरू किया है, ये सब भाग खड़े हुए। हेमंत भाई को लाओ जरा, तो एक बीमारी विशेष चर्चा कर ली जाए। स्वागत है हेमंत भाई। अब बिना कोई भूमिका की, बहुत भूमिका हो गई, सीधा बीमारी की तरफ ले चलते हैं। रेणुका चौधरी सांसद का नाम है जिनकी मैं बात कर रहा था। इनको सूर्पणखा भी बता चुके हैं मोदी जी, तुलना कर चुके हैं। तो रेणुका चौधरी जी को जरा सुनवा दीजिए। चश्मा आप दूर से देख रहे हैं तो यही दिक्कत है ना कि दूर से पता नहीं चल पा रहा है बीमारी क्या है, लेकिन अगर ये बीमारी पास आ गई तो आपको पास का और दूर का सब दिखना बंद हो जाएगा। आप चलाइए, इसमें सब समझ में आ जाएगा पूरा। अलग तरह का चश्मा आज आप पहन के आई हैं। ये जो अंधभक्त होते हैं ना, उनके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मैम आप ये देख रही हैं कि सदन का ये अंतिम सप्ताह है, 4 वर्किंग डे है, लेकिन कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। तो हम कैसे जिम्मेदार है? सरकार से कहिए, उनसे पूछिए। क्योंकि जो अंधभक्त होते हैं उनके लिए हम उचित चिकित्सा करवाने तैयार हैं। तो मैंने सोचा चश्मा का सहारा उनको कुछ समझ में आएगा। वैसे तो चोरी नजर नहीं आ रही, ब्रिज फेल हो रहा नजर नहीं आ रही, नीट एग्जाम नजर नहीं आ रही, तारीफे करते हैं। तो मैंने सोचा कि उचित चिकित्सा हम करवाएं। मोतियाबिंद का होता है, मोतियाबिंद का भी हम करवा दें। इसी चश्मे के साथ आप हाउस में भी जाएंगी? हाँ, क्यों नहीं, वहाँ भी हमारे भक्त बैठे हैं, सबका इलाज हम मुफ्त में करवा देंगे। ये पास से चश्मा आपको नहीं दिखा होगा तो हम आपको आगे दिखा देंगे। इस चश्मे पे लिखा है मोतियाबिंद और एक टिप्पणी मोतियाबिंद, क्योंकि ये बीमारी से बाकी दिन भर आप पॉलिटिकल बयान सुन रहे हैं, लेकिन ये बीमारी जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इस पर स्पेशल प्रोग्राम करने की जरूरत है। इस पर कम से कम इसी बहाने 10-5 मिनट की चर्चा होगी तो हो सकता है इस बीमारी से जो लोग अभी बचे हुए हैं वो सावधान हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइलाज है। ये रेणुका चौधरी तो कह रही है कि हम करेंगे इलाज, कोशिश करेंगे, ये लाइलाज है। अब तक मतलब इसमें कहीं पर भी सीरम इंस्टीट्यूट या कोई जितने लैब हैं, कोई इसके लिए न पहले से इम्यून
सिस्टम मतलब डेवलप करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए बना पाए कोई वैक्सीन, न बाद में। यानी इसका न क्योर है न ट्रीटमेंट है, दोनों नहीं है, दोनों नहीं है, क्योर और ट्रीटमेंट नहीं है। ऊपर से इस बीमारी में, बाकी बीमारियों में आपकी केयर फैमिली वाले करते हैं, पास आ जाते हैं, बैठे रहते हैं, सिरहाने, सर दबाते हैं। ये बीमारी होने के बाद आपको परिवार भी छोड़ देता है, परिवार भी छोड़ देगा, तो आप बिल्कुल बिल्कुल एकाकी जीवन में हो जाओगे। ये देखिए मोतियाबिंद, मैं इस बीमारी के लक्षण बता रहा हूँ क्योंकि ये रेणुका चौधरी ने आज लगा के दिखाया, तो मैं कहा आज वक्त आ गया है कि हम भी अपनी बात रख लें, क्योंकि इस बीमारी बहुत दिन से हम शोध कर रहे थे, बहुत दिन से शोध कर रहे थे, क्योंकि मेरे आसपास के माहौल में मुझे ये बीमारी बहुत तेजी से फैलते नजर आ रही थी, तो मैं इसलिए बहुत दिनों शोध कर रहा था। मैं हकीकत बता रहा हूँ हेमंत भाई, मजाक समझेंगे, हकीकत है। मैं यूनानी, आयुर्वेद, एलोपैथ, नेचुरोपैथ, वो जो अंगुरी में सुई चुभा देते हैं वो वाले, उनसे, उसके बाद एलोपैथ, सारे विधा में मेरे दोस्त मित्र हैं। मैं सबसे निजी तौर पर कहा था कि आप लोग भी अपना, चलो ठीक है भाई, क्लिनिक और हेन तेन है, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकालो आप लोग भी और इस पे थोड़ा सा ध्यान दो कि कोई हो सकता है दवाई, कोई ऐसा हो कि 2-3 दवाई मिला करके, कि एलोपैथ की एक दवाई पीस के उसमें होम्योपैथ का 2 बूंद डाल करके, यूनानी 4 बूंद डाल के, हो सकता है सारा मिला करके कोई इलाज हो जाए और एक्यूपंक्चर से उसको पंच कर दिया जाए बॉडी में, तो ऐसा कुछ इलाज हो जाए, लेकिन नहीं मिल पाया था हेमंत भाई। इसके बाद अभी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस कार्यक्रम में है, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले लाए। आप आज देखें, आप बताइए इलाज का प्रबंध कर पाएंगी रेणुका चौधरी? बहुत, मैं बता रहा हूँ हकीकत में, मैं पोस्ट देख रहा हूँ, आप भी देख लीजिएगा एक्स पे, बहुत बिलबिलाए हुए हैं भाजपाई रेणुका पर, भयंकर बिलबिलाए हुए हैं सब। हाँ आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। हाँ। देखिए, जो ये मनोरंजन, ये इस तरह का हंसी मजाक हल्का फुल्के अंदाज के अंदर, ये हमारे संसद के अंदर भी, सांसदों के बीच में भी बेहद रूटीन की चीज होती थी। ये बेहद रूटीन की चीज, आपको वो दौर याद होगा जब लालू यादव हाथ जोड़ करके क्या करे थे सदन में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, कि प्रभु एक बार का कहा था, आप बन गए, अब हमारा पीछा छोड़ दीजिए। हाँ, याद होगा आपको? हाँ, नेहरू के साथ किस तरह अटल जी की चोलबाजी हुआ करती, सारे प्रधानमंत्री, और लालू यादव तो ऐसे सीन किया करते कि कोई भी प्रधानमंत्री हो चाहे सामने, कि मतलब लेने के देने पड़ जाया करते, पूरा संसद ठाके मार के वो सारी चीज। अब थोड़ा सा दौर बदला है पूरे के पूरे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ही रेणुका चौधरी के बारे में टिप्पणी कर दी थी, कितनी आपत्तिजनक, कि ये हंसी आपको उस सीरियल की, रामायण सीरियल की, इशारों में, वो काफी आपत्तिजनक था एक तरीके से। इसका मतलब थोड़ा सा ये भी होता है कि आपने मजाक किया, और मजाक को मैंने किस रूप में लेकर उसको एक घटिया अंदाज के अंदर रिफ्लेक्ट करना, बहुत ही खराब। अच्छा, वो तो सिर्फ नारेबाजी सब कर रहे थे, तो वो भी कर रहे थे, वो सिंगल हैंडेडली पिन पॉइंट करना। इसलिए मैं कई बार आपको कहता हूं कि संसद जो है ना, ये एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की जगह तो थी, लेकिन आज की तारीख में इसको 100% शत्रुता भाव में बदल दिया गया है। 100%। अगर मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, अगर मैंने आपकी जवाबदेही मांग ली, अगर कोई उंगली उठा दी, कोई आपके किसी काम के ऊपर किस तरीके की नुक्ताचीनी कर दी, तो समझ लीजिए मैं आपकी फायरिंग लाइन। ये जो गुजराती लॉबी दिल्ली के अंदर लेके आई है, ये ऐसे नहीं आया, ये एक बहुत बड़ी कुंठा है ये, कि जो भी कोई व्यक्ति सवाल पूछे उसको डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दो। अब ये प्रधानमंत्री की गालियों को लेकर के, प्रधानमंत्री के फलाने को लेकर के, ये सारी मीम्स को लेकर के, ये सारा इस देश में लाया कौन था 2013-14 के बाद? इससे पहले भी कभी आपने देखी थी इस तरह की चीज? जो चीजें ये लेकर के आए थे, ये तो प्रकृति का नियम है कि वो आपको हॉन्ट तो करेगी देर सवेर, तो इसमें बिलबिलाने की तो कोई बात नहीं। आपका सह सरकार्यवाह वो बच्चों को कहता है कि उन्होंने एंटी नेशनल काम किया है, गैर संवैधानिक काम किया है। बच्चों के बारे में क्या क्या टिप्पणियां की गई, उन बच्चों ने 56 इंची के बारे में कुछ कह दिया तो आपने क्या बाउंडर मचाया? जब आप गाली देने का वादा रखते हो तो गाली सुनने का भी वादा रखो। पहली बात तो आपने सिचुएशन क्यों क्रिएट की, और अगर की तो अब झेलने के लिए तैयार रहिए। ये मुझे लगता है 2 शब्दों के अंदर जो ये चश्मे पे लिखे हुए थे, इससे रेणुका चौधरी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी आरएसएस और उनकी पूरी आईटी से उसको इतना ज्यादा गहरे तक छेड़ दिया कि इसका जवाब भी क्या दे, तो वही टुच्चापने पे आ गए।
शूर्पणखा, फला, ये वो, तो सारा आप देखिएगा सोशल मीडिया के ऊपर। हम्म, इन लोगों को सेट राइट करने का एक बेहतरीन तरीका यही है कि बिना कोई आपत्तिजनक शब्द करे, बिना कोई अश्लीलता किए, बिना कोई गाली गलौज किए, बिना इनके स्तर पे आए, इनको आईना दिखाया जाए। जो मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद एक एज के साथ होने वाली बीमारी है, आपको पता है। प्रोटीन और फाइबर जब जो है, वो जो हमारा आँख का ये लेंस है, इसके ऊपर जब जम जाते हैं, तो उसके कारण ये मोतियाबिंद होता है। एजिंग के कारण भी होता है, तमाम मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, चोट के कारण भी हो सकता है, दवाइयों के कारण भी हो सकता है, आपके जीवन शैली के कारण भी हो सकता है, वातावरण के कारण भी हो सकता है, और जेनेटिक्स के कारण भी हो सकता है। ये तो मेडिकल है। और आप किस माहौल में रहते हैं उसके कारण भी हो सकता है। ये मोतियाबिंद जो है, मोतियाबिंद का एक ही कारण है कि आपकी खोपड़ी बंद कर दी गई है सोचने समझने की क्षमता, और आपको अंधभक्त के तौर पर जो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाए, जो आपके पोमेरियंस करते हैं सुबह से रात तक, कि जो सिलेबस वहां पे आ गया उसी को सुबह से रात तक बांचना है, उसका गायन करना है। तो रेणुका चौधरी ने जो आज ये किया है, ये एक नया इनोवेटिव सा आइडिया लगा मुझे, कि कुछ कहा भी नहीं और कुछ छोड़ा भी नहीं, कि जो भी बीजेपी वाले जितने वहां घूम रहे हैं, एनडीए वाले, वो सवाल के जवाब तो देना जानते नहीं बेचारे, सवाल को स्वीकार करना जानते नहीं, समस्या को स्वीकार करना जानते नहीं। तो जब वो नहीं करेंगे तो जवाब कैसे देंगे? तो वो सारे मोदियाबंद के पीड़ित थे। और बाकी जैसे राहुल गांधी ने कहा ही था कि एक तो इडियट्स बताए थे, 3 कैटेगरी बताई थी, एक बताई थी स्टूडेंट्स की, दूसरी इडियट्स की, और तीसरी अंधभक्तों की। तो ये जो अंधभक्तों वाली जो है, उसी कड़ी में आज रेणुका चौधरी ने जो किया है तो ये हल्का फुल्के अंदाज के अंदर, लेकिन जिस तरीके से गाली गलौज उनके साथ की जा रही है सोशल मीडिया पे, आईटी सेल के द्वारा ट्रोलिंग की जा रही है, उससे ये बिल्कुल साफ है एक बात कि ये लोग केवल और केवल जलालत करना जानते हैं, और अपनी बारी आए तो मजाक भी नहीं सह सकते। दोनों चीजें हैं ना। मैं आपके साथ कोई चीज करता हूं तो मुझे भी तैयार रहना चाहिए उसके लिए। केवल मैं कर सकता हूं और आप करोगे तो मैं गाली दूंगा। तो ये इन्होंने नया अधिकार जो है, जो मोदियाबिंद वाले जितने भी साथी हैं, उन्होंने ये अपने आप ही अर्जित कर लिया, स्वरजित है ये, इसमें किसी का रोल नहीं है। तो ये खुद ही हथियार अपने जिस तरह के नए इजाद कर लेते हैं, खुद ही उन पे काम करते हैं। बात केवल इतनी है कि इस तरह की चीजें मजाक में, हंसी मजाक में, लाइटर वेन में बहुत सामान्य चीजें होती थी, जिसको आजकल तो बिना कारण भी शत्रुता भाव है, बिना किसी कारण के भी। संसदीय कार्य मंत्री का क्या काम है, वो क्या काम करते हैं, सांसदों का क्या काम है, वो किस तरह की गाली गलौज करते हैं, सबने देखा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट पास पे ये देश आके खड़ा हुआ है, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। चलिए अब अगले पास जाते हैं। अब हो गया ना, अगले पास जाते हैं। इस चक्कर में मैंने आपको सुनते सुनते ही जरा असम के हालात पर भी नजर डाल ली एक बार। एक क्लिप है 10 सेकंड की, अमित मालविया का पहले ट्वीट दिखाइएगा और फिर क्लिप दिखाइएगा। Prime Minister Modi shares a light-hearted moment with the medal-winning boxer at the CWG. प्रधानमंत्री मोदी ने एक हल्के फुल्के क्षण बिल्कुल जो है उनके साथ गुजारा, बिल्कुल खुले दिल के साथ, जो मेडल विनिंग बॉक्सर थी कॉमनवेल्थ गेम्स में, उनके साथ। अब जरा क्लिप दिखा दीजिए, आप विजुअल दिखा दीजिए, विजुअल दिखा। बॉक्सिंग का स्टाइल है सर। हाँ, ऐसे ऐसे करते हैं ना, हाँ सर, ये उंगली को ऐसे निकाल। इसका ऐसे बाहर रखते हैं। यस सर। हाँ, ठीक है, समझ लिया ना कि मोदी जी बॉक्सिंग भी सीखेंगे, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे पूरा पोज वोज बना लिया बॉक्सिंग का। अमित मालविया सच है, इन सबकी बुद्धि पे सबके सब चाणक्य हैं। आप पढ़ेंगे सब अमित मालविया चाणक्य हैं, मतलब चाणक्य जूनियर, चाणक्य 1 2 3। जैसे एक क्लास में एक नाम के 3 बच्चे होते थे, तो पहले कैसे हम लोग के यहाँ अटेंडेंस लगता था, अमित सिंह फर्स्ट, अमित सिंह सेकेंड, अमित सिंह थर्ड, यस सर। तो वैसे ही चाणक्य 1, चाणक्य 2 बहुत सारे हैं, अटेंडेंस लगाते ही नहीं है, सब तो गायब रहते हैं हमेशा। तो एक चाणक्य अमित मालविया भी है। ये नरेंद्र मोदी लिखा अपने पोस्ट में, लेकिन ये बॉक्सिंग बता कौन रहा है, वो बॉक्सर का नाम नहीं लिखा। मतलब इसके लिए नरेंद्र मोदी की पहचान करवा रहा है, नरेंद्र मोदी की नहीं पहचान रहे हम लोग। अब तो पहचान छुड़ाना चाह रहे हैं हम लोग। हाँ, वो बॉक्सर को बता दो भाई, जिससे सीख रही थी, कॉमनवेल्थ मेडल हो सकता है, लेकिन ये भी आपको बताएं, हो सकता है उसे भी ना पता हो सकता है ना पता हो, क्योंकि विजुअल में कहीं भी नहीं लिखा है, न मोदी जी ने बोला ना। ये बॉक्सर असम से आती है, मैं इसीलिए कहा था ये बॉक्सर असम से आती है।
लवलीना बोरगोहेन नाम है और बहुत ही, हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल मिला था हेमंत भाई, लेकिन बहुत ही धुरंधर बेटिया है, बहुत जबरदस्त बॉक्सर। लवलीना से बॉक्सिंग का स्टांस समझ रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं मोदी जी। असम में बाढ़ आई है, मैं वही जब आप सुन रहे थे तो मैं कहा जरा वो भी एक बार अपडेट जरूर देना चाहिए हमें। असम की बाढ़ की विभीषिका इतनी जबरदस्त, अब मतलब इतनी भयावह हो चुकी है, 100 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 की मौत हो चुकी है, 1,37,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, 60 पुरुष, 23 महिलाएं और 18 बच्चे मरे हैं बाढ़ में। करीब 14 जिले इस आपदा के घनघोर मतलब उसमें चपेट में है। 12,000 हेक्टेयर जो एग्रीकल्चर लैंड है, खेत है, वो पूरी तरह जलमग्न है। करीब करीब 500 गांव पानी में डूबे हुए हैं और एक राजा, उसकी बेशर्मी देखिए कि वो ऐसे करें ऐसे करें। एक बार असम के लिए जरा वही से बात कर लेते, उसी बीटीएस बतिया लेते कि बेटे असम में आपके बहुत बाढ़ है और चिंता मत करो, आप जाना तो अपने परिवार से, पड़ोसियों से बोलना कि प्रधानमंत्री जी की नजर पूरी है। उसी को मैसेंजर बना करके मैं कह रहा हूं, ये अहंकारी आदमी मैसेंजर नहीं बनाता हो, क्योंकि वो खुद ही मैसेंजर ऑफ गॉड होता है, उसको ऐसा एहसास होता है। ये अगर लवलीना से ये बोलते कि आप जाओगे बेटा, आप नाम रोशन करके आए हो ग्लासगो से, और जब असम जाना तो बता देना कि मोदी जी हमारी भी चिंता करते हैं, देखो मेडल जितवाए हमको, इतना मेहनत की है हमारे पीछे बॉक्सिंग सीख सीख के, और असम की भी चिंता करते हैं, हमसे मिले तो कहे कि असम में कोई हम दिक्कत नहीं होने देंगे, सबकी चिंता करेंगे। बस इतना ही सा बोलना था। नहीं, ऐसे करें ऐसे करें, कैसे भी कर लोगे कुछ नहीं होने वाला है। वो कौन सा था घुइया, कौन वास्ते घुइया, जो भी था हम भूल जाते हैं, घुइया उसका मतलब यही है। मैंने पूछा बच्चे से तो पता चला कि तुमसे ना हो पाएगा, उसका गुनाह का वास्ते घुइया हुइया कुछ ऐसे था, मतलब जो भी था उस सब लोग को पता है, आजकल सबको पता है। उसका मतलब था तुमसे ना हो पाएगा, तो तुम ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तुमसे ना हो पाएगा, ये जान लो बस। इस कमेंट, इस वीडियो के नीचे लोगों ने क्या लिखा है मैं एक सैंपल दिखाऊंगा, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत दिखाते हैं, लेकिन आज सैंपल, खाली सैंपल, ताकि चर्चा भी हो। बाल नरेंद्र भाई जो है नहीं, बनने की कोशिश करोगे तो कुचल दिए जाओगे। इंस्टाग्राम के लिए कुछ भी नौटंकी करेगा, सो क्यूट। कभी न्याय की जरूरत पड़ेगी तो अंधा बहरा और गूंगा बन जाएगा, ठीक है। सदन क्यों नहीं पधार रहे महामानो, रागा वेट कर रहा है, ये एक्टिंग देखने को दिखा के कलाकारी वहां पे, ये रागा वेट कर रहा है वहां पे, महामानो नहीं पधार रहे हो। देखो, रेसलर्स वेयर आल्सो सीन एट जंतर मंतर, ये एक बहुत तगड़ा ये व्यंग नहीं है, ये चोट है करारी, कि वहां भी रेसलर थे और वो भी मेडलिस्ट थे, ओलंपिक मेडलिस्ट भाई, ओलंपिक मेडलिस्ट। सीडब्ल्यूजी जो स्पोर्ट्स एरिना में टफनेस है, उसमें तीसरे पायदान पर आता है, जहां पर भारतीय पार्टिसिपेट करते हैं मुख्य रूप से, तीसरे पायदान पे आता है। एशियाड अभी आने वाला है, वहां पर असली होगी फाइट। तो स्पोर्ट्स पे हम जाएंगे, स्पोर्ट्स मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, अभी नहीं जाएंगे उस पर। डंकी स्टिल रिमेन्स डंकी, अब आगे हम नहीं बोलेंगे कुछ भाई, अभी पता नहीं सिटीजन ने किसके बारे में लिखा है, ठीक है, चलो हटा। ये सिर्फ एक सैंपल था, और एक भी बीच में कट पेस्ट नहीं किया था मैंने, सो क्यूट जो लिखा था वो भी क्यों लिखा, वो भी इसमें शामिल किया था, हटाया नहीं था। हेमंत भाई आप बताओ, जहां पर 100 लोगों ज्यादा मर गए हों, सब डूबा पड़ा है, और वहीं की बिटिया के साथ तुम यूं 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 कर रहे हो, भाईजान कुछ तो शर्म कर लो। नहीं आशीष जी, ये शर्म वाला चैप्टर तो बहुत पहले क्लोज नहीं हो गया था, 12 साल पहले, आप फिर दोबारा से याद दिला रहे। शर्म निरपेक्षता भी गहना होता है, समझना पड़ेगा।
कि आपको खुद तो आएगी नहीं और मैं दिलाऊं तो कोई बात नहीं, अपन उसको कंसिडर नहीं करते। आप असम के हालात तो देखिए एक बार, मतलब कितने दयनीय स्थिति है। 3 बार खुद गृह मंत्री देश के असम में अलग अलग चुनावों के मौके पे जाके पता है क्या बोल के आए, हमें एक बार सत्ता दे दीजिए, 2020-21 की बात कर रहा हूं, एक बार सत्ता दीजिए, हम असम को बाढ़ मुक्त कर देंगे। 2020 में कहा, 22 में कहा, अब फिर आके 25 में कह दिया, यानी कि 5 साल फिर मांग लिए। तो इनकी जो डेट है, जो एक्सटेंशन, वो स्वतः स्फूर्त होती जाती है, जैसे अधिकारियों की होती है ना। कैबिनेट सेक्रेटरी की आपने देखी 2 दिन पहले, होम सेक्रेटरी की देखी, आज आप देखिए आज ईडी के डायरेक्टर की बढ़ा दी है। ऐसे ही इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी टाइमलाइन बढ़ती जाती है। विकसित भारत पहले क्या था, आय दोगुनी कर देंगे, फला कर देंगे, ये कर देंगे, डेट बताया करते, अब सीधा ब्लैंक चेक दे दिया 2047 का। आपने बात की कि असम की बेटी के साथ, ये आपको ध्यान होगा यही सारी चीजें मोदी जी ने साक्षी के साथ भी की थी, विनेश फोगाट के साथ भी की थी, याद है ना, जब वो मेडल जीत के आई थी। और उसके बाद मोदी जी सेंगोल स्थापित कर रहे थे, और उससे 1 किलोमीटर उस तरफ जंतर मंतर पे पैरामिलिट्री और पुलिस उनके साथ क्या कर रही थी। वो कितने दिन बैठी रही बेटियां, और मोदी जी के मुंह से कभी एक शब्द नहीं निकला था। आप बात कर रहे हैं असम के जो बाढ़ की स्थिति है, वहां पर जाकर के विजिट करना तो छोड़ दीजिए, आप दिमाग से निकाल दीजिए उस बात को। तो उसकी चर्चा भी की हो मोदी जी ने आज तक, या गृह मंत्री ने, बता दीजिए एक बार। और एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने भेजा है आपको, अगर रेडी होगा तो दिखा दीजिएगा कंट्रोल रूम को। वहां के जो गवर्नर साहब हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, वो फ्लड सिचुएशन को रिव्यू करने गए, और अधिकारी पता है क्या कर रहे हैं, सारा असम बाढ़ में डूबा हुआ है और अधिकारी उसके लिए रेड कारपेट बिछाए हुए हैं उसी जगह पे। हेलीकॉप्टर का तो फायदा ये है ना कि पीड़ित एरिया के अंदर चला जाता है। ये देखिएगा, प्रधानमंत्री जी तो ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स, रील, इन सब के माहिर हैं, इसमें तो कहां कंफ्यूजन है अपने को। लेकिन ओवरऑल जो आप बात कर रहे थे कि चारों तरफ देखिए बाढ़ है, सारी स्थिति है, और ये महोदय अपने रेड कारपेट पे जा रहे हैं। ऑब्वियसली संघ की पाठशाला से आए हैं, इनको वैसे तो कोई गवर्नर कोई बढ़ा नहीं रहा, लक्ष्मी प्रसाद आचार्य कोई। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री जी तो इज नोन फॉर दिस। कहीं भी जाएंगे तो रील तो बनाना उनका बनता है। आपको पता है उनके घर में कितने एडिटर्स की टीम बैठती है, वीडियो एडिटिंग से लेके फोटो एडिटिंग। आज की तारीख में अगर आपको मोदी जी का इंटरव्यू लेना पड़े, पहली बार तो आपको मौका मिलेगा नहीं, रेस्ट एश्योर्ड, तो तैयारी तुरी मत कीजिएगा। अगर कभी जाना पड़ जाए तो बिल्कुल खाली आ जाइएगा, फर्स्ट क्लास। अपनी फोटो ऑप कराइए, उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा होगा, आपके सामने कागज रखे होंगे, कैमरा भी उनका, शूट भी उनका, एंगल्स भी उनके, आपको शाम को टेप दे दी जाएगी कि लो ये चला लो। ऐसा सर्व सुविधा युक्त पीएमओ, पीएम रेजिडेंस आपने देखा है क्या? तो मोदी जी हर एंगल का ध्यान रखते हैं। जब पिक्चर्स की बात आती है, ऑप्टिक्स की बात आती है, थिएट्रिक्स की बात आती है, रील की बात आती है। एक चूक हो गई थी उनसे 23 तारीख को, रात को उन्होंने पता नहीं किस हड़बड़ी में जैन जी के साथ ज्यादा ही कनेक्ट कर लिया, वो जो अपने फोन के साथ रील बना दी थी। आपने मोदी जी का वो रूप पिछले 25 साल में देखा हो तो बताइए। जो राहुल गांधी ने जिस पे फब्ती कसी ना बाद में, क्या कहा राहुल गांधी ने कि आपको अब तक की सबसे पावरफुल पिक्चर कौन सी लगी, तो कहा कि मोदी की वो वाली पिक्चर जो रात को शूट की थी, 23 तारीख की रात थी वो, 11 बज के कुछ मिनट को। इतना खराब एंगल, इतनी प्रॉक्सिमिटी कैमरे के साथ। मोदी जी तो चैंपियन है, मोदी जी तो कब से कैमरा का यूज कर रहे हैं, जब बना भी नहीं था। मेल उन्होंने तब कर दिया था जब जीमेल भी नहीं बनी थी। वाडवाणी जी वाला याद होगा, खुद बताया था मोदी जी ने, मैं और आप नहीं बता रहे। कैमरा जब वो धरती पे नहीं आया था, उससे पहले मोदी जी उससे कलर्ड फोटो खींच के दिल्ली भेज दिया करते। तो मोदी जी इस मामले में देखिए गजब है उनका, उनकी प्रतिभा के बारे में कोई शक नहीं। और ये आपने तो एक क्लिप दिखाई है, ऐसी कई क्लिप्स हैं कल की। क्यों? क्योंकि सारा कार्यक्रम इम्प्रॉम्प्टू था। भाषणबाजी नहीं, इंटरेक्शन करना है तो आप टेलीप्रॉम्प्टर को साथ साथ नहीं घुमा सकते। तो यहां पर मुख्य क्या कर रहे हैं, कहीं किसी से कुछ और बात कर रहे थे। एक हरियाणा की बेटी थी, उसने कहा कि मोदी जी बड़े हम्बल है। हाँ, हरियाणा की बेटी ने कहा, वो वीडियो में देख रहा था, बहुत हम्बल है। उनकी ह्यूमिलिटी अगर पूछनी हो तो एक बार साक्षी मलिक से पूछ लो, अपनी साथी है, विनेश फोगाट से पूछ लो, बजरंग पुनिया से पूछ लो, बजरंग पुनिया कह रहा हूं, सॉरी, ये जो बाकी दूसरे पहलवान थे, तो उनके साथ दिल्ली में क्या किया गया था, बहुत सारे साथी बता देंगे। तो मोदी जी की ह्यूमिलिटी केवल कैमरे के लिए होती है। मोदी जी की असलियत हो तो सत्यपाल मलिक की वो स्टेटमेंट निकाल के पढ़ लीजिएगा, हजारों वीडियो मिल जाएंगी कि मैंने मोदी जी को कहा कि किसानों की बात सुन लीजिए, आंदोलन को खत्म कराइए। तो मोदी जी ने क्या कहा था कथित तौर पे कि मेरे लिए मरे हैं क्या। मोदी जी की ये भी ह्यूमिलिटी है, मोदी जी का एक ये भी रूप है। सतपाल मलिक दुनिया छोड़ के चले गए,
आज तक उनकी इस बात का खंडन नहीं किया गया। सतपाल मलिक ने बताया कि जब पुलवामा हुआ और जिस तरीके से उन्होंने एनएसए को बताया, उसके बाद पीएम को बताया, तो क्या कहा कि तुम चुप रहना। उस बात का आज तक किसी ने खंडन किया हो तो बीजेपी में, आईटी सेल में किसी ने भी किया हो। उसका हुआ क्या अल्टीमेटली कि सतपाल मलिक के पीछे सीबीआई लगी। तो मोदी जी हम्बल है, इसमें कोई शक नहीं। मोदी जी की ह्यूमिलिटी समय के साथ होती है। बाकी वो क्या है, उनके किसी विरोधी से पूछ के देख लो, जो ईडी ने पकड़ रखे उनसे पूछ लो, जो सालों से जेलों में सड़ रहे हैं उनसे पूछ लो। गुजरात में बहुत सारे लोग बता देंगे आपको क्या है, उनकी कैबिनेट में रहे लोगों के परिवार वाले बता देंगे कि क्या है। मुझे तो मोदी जी एक लाइन की बात है, जब तक उनकी स्क्रिप्ट पे हो तब तक हम्बल हैं, नहीं तो उसके बाद डम्बल बन जाते हैं। हाँ, मोदी जी, ये देखिए आप, ये उस बच्ची पे मैं कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, वो सब नाम रोशन करने वाले हैं, लेकिन ऐसे ही मोदी जी को हम्बल, साक्षी मलिक को भी मोदी हम्बल लगे थे, ऐसे ही विनेश को भी लगे थे, ऐसे ही बजरंग को भी लगे थे, सबको लगे थे। जब पीएम हाउस में आपको बुला के एकदम फिक्स उससे कहा जाएगा कि ऐसे इतना इतना बोलना है, ऐसे कर लो मोदी जी, और मोदी जी वहां पर मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, तो कहां पर क्या दिक्कत है। आपको बताता हूं इनके बारे में, इनकी इन जो ये मोदी एंड कंपनी है पूरी, ये मोदी एंड कंपनी कितनी जानकार है इनके। हालांकि इनकी बुद्धि पर तो कई बार चित्रगुप्त जी तो इस्तीफा देने कई बार सोचते हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो कायस्थम पूजा होती है, लेकिन कई बार उनको लगता है कि इस्तीफा दे दें, कि इतने बुद्धिमान ये सब है तो हम क्या करेंगे। क्षमा करें अगर किसी धार्मिक उसको आघात लगे तो, ऐसे आघात लगना नहीं चाहिए, यही सत्य है संसार का। आपको मैं सुनवाता हूँ मनोज तिवारी को, ये पिछले मंगल मिलन का है, आज की बाइट नहीं, मैं पहले बता दूं, पिछले मंगल मिलन की बाइट है। मैं ये कार्यक्रम करते करते ध्यान आया तो मैं बीच में खोज के निकाल लिया। सुनिए जरा, सुनिएगा तब बताता हूँ इनके ज्ञान के बारे में। आज का मंगल मिलन, बहुत सारे जो मंगल हो रहे हैं देश में, हाँ, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और विशेष तौर से ये भी कि ये हमारे विपक्ष तो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, डिस्कशन नहीं होने दे रहे हैं, मगर हमको जो बिल पास करना है वो बिल पास हो रहे हैं। तो हम सभी लोगों ने आज निर्णय लिया है कि भाई ये सोच के कि हल्ला हो रहा है तो हम कहीं और काम करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। हम सभी को उपस्थित रहना है, हमारी उपस्थिति उस बिल पर डिस्कशन है हमारे लिए, और उसको स्टडी करिए, लोगों को बताइए। दूसरा, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन आया। आप सोचिए, जहां हम लोग 2014 के पहले हम लोग 4 मेडल लाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, अब वहां पे हम लोग 13 मेडल ला रहे हैं और 13 में 7 गोल्ड ला रहे हैं। तो ऐसा ही हमारा भारत देश, वो कैसे हुआ? वो हुआ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके से। और ये नरेंद्र मोदी जी का विजन था जो 2014 से शुरू होता है और जिसका रिजल्ट हमें उसके 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद मिलना शुरू होता है। वैसे ही हमको एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में आज देश में जहां भी बैठिए तो एक चर्चा होती है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, तरह तरह की बातें होती हैं। लेकिन 2004 से 2014 तक, मैं एक छोटा सा डेटा देता हूं, 2004 से 2014 तक यूपीए के टाइम में जो रोजगार मिले वो मिला 2.89 करोड़। इतने ज्ञान और वहीं बाढ़ग्रस्त हो गए। हटा दो भाई, नहीं मानोगे, हमारे साथ अत्याचार आप लोग करो, हटा दो। ये आदमी क्या बताया कि खेल पर ही प्रेजेंटेशन हुई है। अब मैं जानना चाहता हूं, मैं मोदी जी से ही पूछ रहा हूं कि प्रेजेंटेशन आपने दी थी या ये आदमी झूठ बोल रहा है। अगर आपने दी थी तो अपने चरण भी कहीं बाहर भेज दो, हम लोग बाहर ही छू लिया करें, वहां तो आ नहीं पाएंगे। इसे इतने नहीं पता है कि भारत को गोल्ड कितने मिले हैं और ये स्पोर्ट्स का प्रेजेंटेशन कर रहा है। आप कल्पना करिए, बहुत सामान्य नहीं है। मोदी जी उनके साथ मिल रहे हैं और मनोज तिवारी बता रहे हैं कि प्रेजेंटेशन दिया गया मंगल मिलन में स्पोर्ट्स पर कि 2014 के पहले कोई मेडल वोडल मिलता नहीं था, 14 के बाद मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, इस बार 13 गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स में, 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल मिले, टोटल 39, चौथे नंबर पर हैं।
चौथे पे पिछली बार भी थे, लेकिन पिछली बार 22 गोल्ड थे, इस बार 13 गोल्ड है। कुछ स्पोर्ट्स इवेंट घटाए उठाए भी गए, घटाए बढ़ाए गए, तो उसको उस पर मैं नहीं जाऊंगा, स्पोर्ट्स का कार्यक्रम नहीं है। 13 गोल्ड मिला है, ये 7 गोल्ड बता रहा है, ये प्रेजेंटेशन हुआ है, और यहाँ पे बता रहे हैं ऐसे करें कि ऐसे करें। पहले गोल्ड गिन लो यार, गिनती पहले सीखो, ना ऐसे करो ना ऐसे करो, पहले गिनती सीखो, पहला काम गिनती सीखो। अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, दूसरी 2014 पहले कुछ नहीं मिलता था ना, 2010 के मैं CWG का एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि मैं कहा ना स्पोर्ट्स एरिना में हर गेम की टफनेस अलग होती है, हर इवेंट की। ओलंपिक में हमारे लिए खाता खोलना 143 करोड़ के लिए मुश्किल हो जाता है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में 38 गोल्ड मेडल मिले थे भारत, 38। इस बार 13 मिले हैं, इस बार टोटल 39 है, टोटल 39 है। मैं मेडल टैली बता दूं आपको, 101 टोटल मेडल मिले थे 2010 में कॉमनवेल्थ में, जिसमें 38 गोल्ड थे, 27 सिल्वर थे और 36 ब्रॉन्ज थे, टोटल 101 मेडल। अब 2010 में गुजरात से ही अगर मोदी जी ने स्पोर्ट्स में भागीदारी कर ली हो तो बात अलग है। हेमंत भाई, ये मतलब विषयांतर में नहीं हो रहा हूं, इस देश के लिए ये जो मोदिया बिंद है, सोच कि किसी कोई मोदिया बिंद के रोग से बाहर आ जाए, इसके लिए इतना एफर्ट करते हैं। अब आप बताओ, अब आप ही बताओ, हम क्या? नहीं देखिए, ये मनोज तिवारी जी जो कह रहे थे, ये आपके लिए नहीं कह रहे थे, आप तो उसका एनालिसिस करने चल पड़े। वो उन्हीं के लिए जिनके लिए वो चश्मा लगाया गया था, वो उनके लिए बता रहे थे। आपने न्यूज लॉन्चर के दर्शकों को दिखा दिया, ये भी जाति की श्रेणी में है। उनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनके अपना मंगल मिलन है, उनकी अपनी प्रेजेंटेशन है, उनके अपने स्वप्न है, तमाम चीजें हैं, कुछ भी बोलते हैं। मोदी जी ने इतना जबरदस्त खेलों में काम किया कि गुजरात का कोई एक मॉडल मेडल हो तो बता दीजिए, उसके बाद भी टूर्नामेंट वहां कराएंगे, इवेंट वहां कराएंगे। तो मोदी जी देखिए अद्भुत व्यक्तित्व के धनी है। मनोज तिवारी हुआ, कंगना रनावत हुई, अनुराग ठाकुर हुए, प्रवेश वर्मा हुए, इनके पास नाना तरीके के बाती बाती के जीव हैं, और एक मामले में सारे एक से दूसरे गुरु हैं। शेरगा बाई वगैरह, 9 वो कूदे 9, वो कूदे 13। झूठ के बवंडर को बहुत शानदार तरीके से इस्टेब्लिश करने में इनका कोई मुकाबला नहीं। आपने ये जाति की है न्यूज लॉन्चर के दर्शकों के साथ कि मनोज तिवारी को 1 मिनट से ऊपर झेलना पड़ा, ठीक है ना। इनको तो 30 सेकंड भी नहीं झेल सकते आप, क्योंकि इनके पास तर्क नहीं होता, तथ्य नहीं होते, इनके पास केवल वो व्हाट्सएप से आया हुआ ज्ञान होता है, और कैमरे रेडी होते हैं कि बता दिया जाता है कि आज फला फला का बाइट लेना है, शाम के लिए वो चलेगा। मंगल मिलन का भी तो कुछ चाहिए ना, कलरफुल। आप तो टीवी के आदमी हो, आपको तो ज्यादा पता है कि 2-4 इस तरह के चाहिए कि जो उसमें दे विल ऐड टू द कलर एंड वैल्यू। तो वो सारी की सारी वो चीजें इनको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इनको कोई स्पोर्ट्स का मतलब नहीं। आपको याद है विनेश फोगाट के साथ जो हादसा हुआ ओलंपिक में, वेट वाली जो कंट्रोवर्सी हुई, उस लड़की की हालत, उसका खून उसने अपना निकाल दिया, सारी बात वेट कम करने के लिए, और एक टीम गई कैमरा लेकर, सारा सिस्टम लेकर के प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते हैं, वो उस हालत में ठीक है। और उसके बाद संघियों ने उस लड़की की क्या ट्रोलिंग की। अब वो कमबैक करनी चाहती थी, उसको कमबैक नहीं करने दिया गया। किस हाईकोर्ट में जाकर के उसको परमिशन लेनी पड़ी, फिर भी उसके साथ जो परिस्थितियां हुई। स्पोर्ट्स फेडरेशन खेलने के लिए होती, खिलाने के लिए होती है, या खेलने से रोकने के लिए होती है? जरा ये बता दीजिए। स्पोर्ट्स फेडरेशन फैसिलिटेट करने के लिए होती है, और वो ये कह रही कि तुम्हें नहीं खेलने देंगे। अब रेसलिंग फेडरेशन का देखा आपने उन बच्चियों के साथ। तो ये मोदी जी को ना किसी स्पोर्ट्स से मतलब, ना किसी मेडल से मतलब, ना किसी खिलाड़ी से मतलब। उनको जिस बात से मतलब है वो है ऑप्टिक्स, वो है थिएट्रिक्स, वो है रील। और आज की तारीख में तो आप डेस्परेशन समझ सकते हो। जैन जी ने जिस तरीके का बैंड बजा के रख दिया है पूरी बीजेपी, आरएसएस और आईटी सेल का, उसको काउंटर करने के लिए कुछ भी करेगा। सिंपल सी इतनी बात है। उसमें ये आ जाए, मनोज तिवारी आ जाए, आईटी सेल आ जाए, कुछ भी करते रहेंगे। वो अमित मालवीय हो, कोई भी हो, सबका एक टास्क है, सबका एक भगवान है, सारे उसको प्रमोट कर रहे हैं। इसमें मुझे आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए? लेकिन मनोज तिवारी को 1 मिनट दिखाना, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं दर्शकों से कि आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। नहीं, आप यहाँ पे यहीं पे देखिए, आप ना इंसाफी करने लगते हैं। ये आपको इसका मतलब आप मनोज तिवारी और मोदी में फर्क करते हैं। बस मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा। मेरे लिए दोनों कुछ अंतर नहीं। अगर ये परिस्थिति कल को आप कंगना राउत को दिखाओगे, फिर कहोगे मुझसे सवाल पूछोगे, तो कोई फर्क नहीं है हेमंत भाई। आप ये मान लो
कि मोदी में बस इतने अंतर हो सकता है कि मोदी मनोज तिवारी और रविकिशन के पास एक रिमोट हो, वो कुछ उठाते गिराते भी हैं रिमोट से लोग, और मोदी के पास हो सकता है वो 5-7 रिमोट हो, 10 रिमोट, या हो सकता है रिमोट का उनके पास होलसेल स्टॉक हो। बस इतने अंतर हो सकता है, बाकी कोई अंतर मैं नहीं मानता हूं। मैं निजी विचार है, तो इनके पास कोई अंतर नहीं, रिमोट के सिवाय कोई अंतर नहीं है। क्योंकि मनोज तिवारी और उनके गाने मैंने सुना है कि उनके पास एक ही रिमोट है, उसे उठा देते हैं और गिरा देते हैं, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो मुझे भी इजाजत दीजिए, और एक काम करिए, इजाजत देते थे 2 बाइटें और है भाई, उसको भी सुन लीजिए, कार्यक्रम लंबा भले हो रहा है, मजबूरी है। 2 बाइटें और हैं, उधर सांसद शाह को खोज रहे हैं, उनको भी पकड़े हुए हैं। वो कह रहे थे कि हम आएंगे चर्चा करने, सांसद कह रहे हैं चर्चा नहीं, जवाब दो। उधर पकड़े, जरा 2 बाइट सुनवा दीजिएगा। धन्यवाद, इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कार्य दिवस है मानसून सेशन का, ये पूरा सत्र हंगामे के भेंट चढ़ा। महत्वपूर्ण कई बिल सरकार नहीं, पहले ये तो पता कि हंगामा है क्यों बरपा, ये हंगामा हो क्यों रहा। चांद सूरज तो नहीं मांग रहे, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। कील लगी लाठियां किसने चलाने का आदेश दिया, पैलेट गन का आदेश किसने दिया, प्लेन एंड सिंपल, आकर के स्वीकार करिए, कहानी खत्म। लेकिन झारखंड में भी तो कोलाहल है छात्रों का। पैलेट गन चली है, कील लगी लाठियां, और लगभग रिजॉल्व हो चुका है। सो बेसिकली कहा गया था कि चंदा चोरी पे खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, और न जाने कितने चक्कर उन्हें अयोध्या के लगाए। और जब खुलासा हुआ, पहले तो दबाने की कोशिश करी गई पूरी बात को, और उसके बाद जब खुलासा हुआ तब मुख्यमंत्री जी गए और ये भाषण दे के आए कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जब 2 साल से एसआईटी की कमेटी की गठित है, जब जमीनों में इतनी बड़ी धांधली हुई है, जब ट्रस्ट ने इतनी महंगी जमीनें खरीदी है, जो 2 करोड़ की जमीन 16 करोड़ की, 5 करोड़ की जमीन 25, 30, 40 करोड़ की, और न जाने कितना जो दान आया उसमें चोरी की गई है, दान पेटियों से दान गायब है, जहाँ पादुका गायब हुई, जहाँ सोने की ईंट, चांदी की ईंटें गायब है, तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जो ये चंदा चोरी का जो पूरा मामला है, इसमें सरकार स्पष्टीकरण दे, सदन के अंदर भी स्पष्टीकरण दे, और मुख्यमंत्री जी भी स्पष्टीकरण दे कि आफ्टर ऑल जब 2 साल से इतनी चोरी चल रही थी तो उनके सामने ये बात, उनकी नजरों के सामने कैसे नहीं आई। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी ही बात पे ध्यान दे कि उन्होंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जो FCRA बिल है, हम जानते हैं कि जो FCRA बिल आ रहा है कहीं ना कहीं लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंट NGOs के अंदर में, जिस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में, उस पे कहीं ना कहीं निगाह सरकार की है, और नहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को भी इन्फ्लेक्ट करने के लिए ये बिल लेके आया जा रहा है। और जहां सभी ऑर्गेनाइजर जो ये ऑलरेडी ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये रजिस्टर्ड हैं, तो हमारी ये मांग है कि सरकार बताए कि क्या RSS रजिस्टर्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके चलाने के लिए जो पैसा है उसकी व्यवस्था कहाँ से हो रही है। कहीं ये दूध का दूध और पानी का पानी से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं है। इस बात पे भी हमें स्पष्टीकरण चाहिए सरकार की तरफ से।